प्यारे दर्शकों, देवियों और सज्जनों, मैं हाथ मलते हुए आ सकता हूँ लेकिन आप लोगों को दिखूंगा नहीं। वैसे मैं अभी हाथ मल रहा हूँ, अमिताभ बच्चन की थोड़ी नकल कर सकता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति वाला। लेकिन ये सब कुछ आप देख चुके हैं। तो इस चैनल के बारे में जो मैं पिछले 2-3 बार से कह रहा हूँ कि यहाँ केवल ज्ञान नहीं परोसा जाएगा, यहाँ बातचीत होगी। तो हमारी इसीलिए मैंने अभी तक कोई चेष्टा नहीं की है कि अवनीश भाई का आपसे परिचय करवाऊँ, मुतासिर करवाऊँ, क्योंकि मुझे पता है अवनीश भाई को आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये वैसे फॉर्मल तरीके से चलेगा भी नहीं कि यहाँ पर मैं होस्ट बनूँ या कोई गेस्ट बने, कोई होस्ट बने, मैं गेस्ट बनूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और यहाँ सीमाएँ नहीं तय होंगी, यहाँ पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे और विज्ञान पर भी बात कर सकते हैं। ख़ासतौर से जेन ज़ी को जो सब सवाल मथेंगे, परेशान करेंगे, तो यहाँ आपको लव गुरु भी मिल जाएँगे, यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो विषय मैं उठा रहा हूँ, वो विषय बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। अवनीश भाई, हम लोग आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त थे, सप्त सैंधव थे, फिर हम लोग हम्म। भारत हुए, हिंदुस्तान बने। अब ऑफिशियली हम लोग इंडिया दैट इज भारत। और इस दौरान हिंदू आबादी अफगानिस्तान से लुट गई, बर्मा से चली गई, और पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो हाल है वो हम देख ही रहे हैं। बांग्लादेश में अभी भी चल रहा है। उपाय क्या है? तो मेरे ज़हन में तो ये बार-बार आता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र अब घोषित करना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कितने ही जातिवादी समूहों को मनाना पड़े या कितने ही टोटी चोरों को इकट्ठा करना पड़े। जाति की पहचान भुलाकर हिंदू को एक होना पड़ेगा, वरना भागने के लिए जमीन कहाँ है? इजरायलियों के पास, यहूदियों के पास एक छोटा-सा जमीन का टुकड़ा उनको जबरन दिया गया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निशानी के तौर पर। हम लोगों के लिए कौन-सी जगह है? अगर भारत फिसला, तो फिर तो गया। तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना उपाय क्या है? अवनीश भाई। आलोक भाई, आपने ये राग उस समय छेड़ा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपको इसकी प्रेरणा कहां से मिल गई। वैसे संकट काल में ही इस तरह की प्रेरणा मिलती भी है। बांग्लादेश में महज 1 करोड़ 30 लाख ही हिंदू हैं, जो घटते घटते इतने बच गए हैं। लेकिन जब वो संकट काल में आए तो कट रहे हैं, अभी भी कट रहे हैं। जिस समय हम आप बात कर रहे हैं उस समय भी उनके प्रति हिंसा हो रही है, हर तरह की हिंसा हो रही है, उसी बांग्लादेश में हो रही है। लेकिन उसी के साथ ये भी सही है कि चिटगांव से लेके और ढाका तक अब वो खड़े हो रहे हैं। और खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि केवल नारे लगा के वापस चले जा रहे हैं। जिस आवामी लीग को वो राजनीतिक रूप से समर्थन देते हैं, साफ बात है, खुल के बात करिए ना, कौन किसका वोटर है तो बात करना पड़ेगा ना। अगर नमाजवादी पार्टी के यहां पर एमओआई वोटर हैं तो स्थितियां आप तभी समझेंगे। वहां शुरुआती कुछ दिनों में नहीं हुआ, लेकिन एक बैकअप मिला भारत सरकार से जब हसीना यहां पर आ गई। और कुछ ना कुछ, हमारा आपका ये काम नहीं है कि हम लोग सरकार के सारे राज जो है वो जानते हैं और आके खोल देना। हम जानते हैं ना, हमको खोलने का कोई अधिकार है। लेकिन जो चीजें सतह के ऊपर दिखाई देती हैं उससे तो कुछ ना कुछ समझ में आता है ना। पहले कुछ दिनों की नृशंस हत्याओं के बाद और ऐसा लग रहा था कि हम दूसरा अफगानिस्तान देखने जा रहे हैं। कम से कम आज वो स्थिति बांग्लादेश की नहीं दिखाई दे रही। अब इससे कि कौन कौन निराश हुआ है, जो जो ये करके आए हैं, चाहे वो तालिबानी फोर्सेस हों, चाहे वो अलकायदा के जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि बीएनपी का जो इस समय कार्यकारी अध्यक्ष है, हसीना का लड़का, उसका तो अलकायदा से भी संबंध है। लेकिन हिंदू वहां खड़ा हुआ है, और वो न सिर्फ भीड़ की शक्ल में खड़ा हुआ है, बल्कि अब तक हिंसा होने जो हो चुकी है उसका हिसाब बना रहा है। यानी आगे उस पर कार्रवाई, और बांग्लादेश का इतिहास रहा है कि चुन चुन के उसने कार्रवाई तो किया है। ऐसे तमाम उदाहरण है। तो अब जब भारत में राहुल गांधी के नेतृत्व में जाति पूछी जा रही है, मैं भारत आ जाता हूं। मैंने क्यों कहा कि कैसे आपने ये इस समय सोचा है, आप म्यूट हैं।
बोलिए ना। मैं वहीं आना चाह रहा था, क्योंकि आपने जब तो मैं आ अरशद गया, और तारिक रहमान का आई जिक्र बिकेम किया फर्स्ट, तो जी आप फर्स्ट आ गए। चलिए आगे आई बढ़ो। बिकेम फर्स्ट, लेट्स जी मी अवार्ड अ गोल्ड मेडल फॉर दिस। जी सर, आप उस समय ये बात कर रहे हैं जिस समय भारत कम से कम हिंदू विभाजन के रूप में एक ऐसा खलनायक देख रहा है जो बिल्कुल बुक्का फाड़ के ये सारी चीजें करते हुए दिखाई दे रहा है। उसने सबसे पहले हिंदू हिंसक कहा, उसके बाद वो जातीय जनगणना पर भिड़ा हुआ कह रहा है कि हम सबकी जाति पता करके रहेंगे। उसी बीच में हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट से बिना मांगे हुए हलवा आ जाता है, कोटा विद इन कोटा, जिसको कि अंततः खड़ा किया जाना है शेष हिंदू समाज के खिलाफ ही। जब भारत में इस तरह की कवायद चल रही हो, हिंदुओं को जो कुछ भी वो थोड़ा संगठित हुआ है, अरे हुआ ही कितना है, लाला मोटा ही कितना हुआ है, उसने जलेबियां छानी और बेची ही कितनी है कि तुम उसका गल्ला लूटने चल दिए। लेकिन आप देखिए, यही एक बात मुझे समझ में आती है और आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूं कि आज के इस निराशाजनक स्थिति जो राजनीतिक रूप से विपक्ष द्वारा बनाई गई है, मैं कह रहा हूं निराशाजनक स्थिति तो राजनीतिक रूप से विपक्ष ने यह बनाया है और हिंदू जनमानस के खिलाफ बनाया है, जातियों में बांटना चाहते हैं, और आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये न सिर्फ एक बेहद गंभीर विषय है, और इस पर मुझे लगता है कि गाढ़े वक्त में ही सोचा जाना चाहिए। और इस तो पर आपको के मैं साधुवाद। इस पर के मैं 3-4 तर्क आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो लोगों तक भी पहुंचे। पहला, हमारे राजनेताओं को उठाइए। बांग्लादेश में हिंदू काटे जा रहे हैं और वहां हिंसा नहीं हो रही है सर, वहां जनसंहार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। दैट इज अ पोग्राम। जिस पोग्राम का, जेनोसाइड का इन लोगों ने सो कॉल्ड एक नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी के खिलाफ जो इस्तेमाल किया है ना, उस दंगे में भी कुल मिलाकर कितनी हत्याएं हुई थी, कितना ये हुआ था। हालांकि हत्या हत्या होती है, मैं कोई बांट बटखरा लेके नहीं खड़ा हूं, लेकिन वो जो दाग लगाया, तो बांग्लादेश में सचमुच पोग्राम हो रहा है, जेनोसाइडल किलिंग्स हैं ये, और देख सुनकर हो रहा है, पैंट उतार कर की जा रही हैं हत्याएं। और इस पर हमारे नेता, शुरुआत कीजिए टोटी चोर श्रीमान अखिलेश यादव जी से। 8 बीघे का पोस्ट लिखते हैं, लेकिन उसमें हिंदू शब्द एक बार भी नहीं आता है, अल्पसंख्यक आता है। पता नहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के अलावा किसकी हत्या की जा रही है, और कि यह अल्पसंख्यक क्या होता है। राहुल गांधी, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये विषधर इनका नाम मैंने रखा है, तो क्यों रखा है, किस लिए रखा है, ये जाते हैं तारिक रहमान से मिलते हैं, वगैरह वगैरह करते हैं। पूरा इंडी गठबंधन साहब, किसी राजनीतिक दल ने इसकी निंदा तक नहीं की है। एक बहन जी को छोड़ दीजिए, वो भी देर आई लेकिन बहुत दुरुस्त आई। उन्होंने साफ साफ, उन्होंने कोई इफ बट नहीं लगाया है। हाँ, उन्होंने हिंदुओं के साथ थोड़ा बौद्धों और ईसाइयों को जोड़ दिया है, लेकिन खैर चलिए, उन्होंने किया। अब आइए अपने गटरवुड, उर्दूवुड सिनेमाई सितारों पर। जिन लोगों को यहाँ से गांजा दिख जाता है, गांजा पी के उन लोगों को, वो लोग आज तक बांग्लादेश नहीं पहुंच पाए हैं, ढाका नहीं पहुंच पाए हैं। वैसे अगर उनसे बुलवाइए तो वो ढाका की मलमल और हॉस्पिटेबिलिटी और फलाना चिलाना, बांग्ला कल्चर वगैरह वगैरह के बारे में मीलों लंबी बात करेंगे, मीलों लंबा पोस्ट लिखेंगे। लेकिन एक हरामखोर नहीं खड़ा हुआ है या खड़ी हुई है। एक पोस्ट प्रीति जिंटा ने किया है बिना हिंदू शब्द लिखे, और एक रवीना टंडन ने लिखा है साफ साफ। और रवीना टंडन ने तो इसलिए भी लिखा है कि कुछ दिनों पहले उनको खुद जिहाद का मजा चखाया था भाई लोगों ने। चखा दिया। नेता चला गया, आपका अभिनेता चला गया। अब आइए आपके धार्मिक सो कॉल्ड शंकराचार्यों, तोंदियल महंतों और बड़े बड़े सूरमाओं के ऊपर, जो सो कॉल्ड राम कथा करते हैं और कहते हैं कि हम दुबई जाके राम कथा करना चाहते हैं या फलानी जगह। उनके मुंह से आपने कितने शब्द खोजे हैं या कितने शब्द मिले हैं? चारों शंकराचार्य में से कौन बोला है? और ये अभी तो खैर पता नहीं कितने शंकराचार्य हैं, 10-12 हैं कि 126 हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हैं,
एक अविमुक्तेश्वरानंद नाम का ठग जो घूमता रहता है, उसने क्या बोला है और उसने क्या कुछ कहा है, ये आपके धर्माचार्यों की बात है। नेताओं में अभी भी केवल भाजपा के ही कुछ लोग हैं जो पहले दिन से और लगातार, और योगी आदित्यनाथ ने फिर से कहा, भले ही जनता ने उनको 33 सीटों पर महदूद कर दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बोला है। इसलिए अगर कोई इसको देख के कहे कि कुल मिला के मैं भाजपा की कारकुनी कर रहा हूं, तो उनको नमस्ते रहेगा, प्रणाम रहेगा। अगर भाजपा हिंदुओं के लिए बोलेगी तो मैं क्या कह दूंगा कि ये विषधर राहुल ने बोला है, या मैं मंगल ग्रह से कोई ले आऊंगा। तो आपके 3 बड़े स्तंभ, अच्छा अब सो कॉल्ड चौथा स्तंभ जिसका मैं नुमाइंदा हूं, हालांकि मैं अब उसको गर्व से कोई कहीं नहीं कहता और मैं अपनी पहचान भी छुपाता हूं, क्योंकि पत्रकारिता को इन लोगों ने इतना गलीज कर्म बना दिया है। तो ये जो पत्रकार से, बड़े बड़े पत्रकार से यूट्यूबर बने हैं आपके मित्र लोग, रवीश हैं, अजीत अंजुम है, आरफा हैं, और भी बहुत सारे हैं। ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन गाजा, ऑल आइज ऑन फलाना। अजीत अंजुम कल एक पोस्ट करता है कि भारत के प्रधानमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए। अबे अभी तक तुम्हारे क्या पिताजी संज्ञान इसका? और तुम क्यों ये बातें कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं है। अजीत अंजुम ने जो लिखा है उस पर जाकर देखिए, अगर 10,000 कमेंट्स हैं तो 9,999 में उसको गंदी गालियां दी गई। हाँ, उसमें एक जो अब्दुल है उसने बड़ा महो महो किया है, बहुत कुछ किया है। इसी बीच में देखिए नीरज चोपड़ा की मां का एक मां का बयान आता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन का बयान आता है, उसको ये लोग घटिया सांप्रदायिक रंग देकर और फिर से वो तोते उड़ाने लगते हैं। जो एक काल में उड़ता था ना अमन की आशा करके, बहुत इन लोगों ने यहां से लाहौर तक फाख्ते उड़ाए हैं और बदले में घंटा भी नहीं मिला है। तो ये सारी बातें जो हैं अवनीश भाई, इसमें कैसे ये नहीं सोचे आदमी कि हिंदुओं के लिए सिवाय भारतवर्ष और भारतवर्ष को सिवाय हिंदू राष्ट्र बनाए वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से कोई चारा नहीं है, क्योंकि हिंदुओं के लिए अब कोई जगह नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। मैं फिर एक बार आपके हौसले को सलाम करूंगा भाई साहब कि आपने ही इतने सारे हर्डल गिना दिए, इतने सारे चरित्र गिना दिए। उन चरित्रों का आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में निकाल के बाहर कर दिया। अरे भाई साहब, रवीश कुमार भी तो है, वो कहता है कि अगर बहुसंख्यक हो जाएंगे मुसलमान तो क्या बिगड़ जाएगा। देखना बांग्लादेश में क्या बिगड़ गया मेरी जान, देख ले, अफगानिस्तान देख ले। और जहां अल्पसंख्यक भी हैं, सो कॉल्ड टेक्निकली अल्पसंख्यक, उस भारत को देख लेना किस मुहाने पर खड़ा है। इसलिए मैं आपके हौसले को फिर सलाम करता हूं कि आप एक ऐसे गाढ़े वक्त में, ये चीजें विलासिता की नहीं है आप जो बात कर रहे हैं। जब असम के निर्वाचित मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा लगभग विलाप करते हुए ये बात कहते हैं, भाई साहब हमारी स्थिति समझिए, हम यहां पर डेमोग्राफिक रूप से बहुत कमजोर हो चुके हैं मेरे असम में। तो ये वही हेमंता बिश्व शर्मा है जो अपने खिलंदड़ वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं कि मियां भाई का वोट नहीं चाहिए। बड़ा जो हमारे यहाँ का लक्कड़ भग्गा समाज है वो एकदम चार्ज हो जाता है, मियां लोगों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन ये वही हेमंता है जो लव जिहाद पर यहां कड़े कानून यूपी में बनाए जाने के बाद अपने अधिकारियों को यहां भेजते हैं। और मैं आपके दर्शकों को जानकारी दे दूं, असम सरकार के सीनियर ब्यूरोक्रेट इस समय, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में है और वो अध्ययन कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से ले जाके लागू किया जाए। भाई साहब ये बताइए, एक हिंदू का इस पूरे गोले पर, और मैं कहता हूं 2-4 ठो अगर अंतरिक्ष में भी हो तो, या किसी दूसरे ग्रह वगैरह पर, आज के आगे आप कभी भी जीवन खोज लीजिएगा कहीं एलियन मोहल्ले वोहल्ले में भी, अगर वहां भी कोई हिंदू रामनामी ओढ़े ऐसे टन 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 कर रहा हो, तो उसका नेटिव होमलैंड क्या हो सकता है भाई साहब? भारत को छोड़ के नहीं हो सकता, जेन्युइनली नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि 2 रास्ते हैं। जब मैं कह रहा हूं कि इतनी कठिनता है, तो आप सीए लेके आए हैं ना,
आप उस सीए को और लिबरल करिए, उस पॉलिसी को। ये आपने उसमें जो 98 93 टिल फलाने कट ऑफ रखा है, मत रखिए भाई, कट रहे हैं आप, कट ऑफ वाले बैठे हुए। इस गोले के पृथ्वी के किसी भी हिंदू जो किसी कालखंड में कहीं गया हो, लेकिन आज की डेट में अगर वो हिंदू है तो उसका स्वाभाविक मूल स्थान, जन्म स्थान, मातृभूमि वो भारत है। और इसीलिए यहां भी इजराइल की तरह विश्व के, जो आपने कहा ना कि इस गोले या पूरे ब्रह्मांड से कहीं भी कोई हिंदू है तो उसकी पितृभूमि, मातृभूमि, पुण्य भूमि केवल भारत है, केवल भारत है। और इसलिए भारतवर्ष को रिक्लेम करने का मौसम आ गया है। तो भारतवर्ष को अगर रिक्लेम नहीं करेंगे तो जो 70 करोड़ हम लोग बचे हुए हैं वो भी चले जाएंगे। और देखिए, ये इतिहास गवाह है, गांधार, वहां कभी शकुनी मामा हुआ करते थे हमारे, और कभी वहां पांचाली आती थी यहाँ विवाह में। लेकिन आज वहां क्या है, वहां से सिख किस तरह गुरु ग्रंथ साहिब रखकर भागे थे, वो विजुअल्स अभी भी याद होंगे लोगों को, वो विजुअल्स अभी भी तैर रहे होंगे। आपका पाकिस्तान खत्म हो गया, आपका म्यांमार खत्म हो गया, आपका श्रीलंका खत्म हो गया, सब कुछ खत्म होता गया। आप थाईलैंड से चले आए, आप पूरा जावा, सुमात्रा, कहां कहां से आप खत्म नहीं हुए। तो ये रिक्लेम करने का भी वक्त है, और ये बहुत होशियारी से उस बची हुई जमीन को बचाने का भी वक्त है, जो आपके लिए अंतिम ठौर है, अंतिम ठिकाना है। मैं इसी बात से खत्म करूंगा। अवनीश भाई, आप इस पूरी चर्चा को एक क्लोजिंग रिमार्क के साथ बंद करें, वहीं हम लोग। अरे व्यालोक भाई, ज्यादा क्या कहना, देखते देखते संवैधानिक रूप से इस पृथ्वी नाम के गोले का अकेला टेक्निकली हिंदू राष्ट्र नेपाल खत्म हो गया जी। एक आखिरी निशानी, वह तो सांस्कृतिक रूप से भारत एक हिंदू बहुल राष्ट्र के रूप में दिखाई देता है, तो अभी कुछ गुंजाइश है। ये डेमोग्राफी भी जो हेमंता वहां चिल्ला रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी को 5000 एकड़ जमीन अपनी सरकारी मुक्त करानी पड़ी 37-3800 लैंड जिहादियों से। आप वक्त पे कंट्रोल करने के लिए विधेयक ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने सबसे पहले यह काम सरकार को इस दिशा में शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि गाढ़ा वक्त है, आग लग जाएगी। अरे एसटी एससी में कोटा विद इन कोटे पे आप देख रहे थे किस तरह का माहौल खड़ा किया गया। वो तो सरकार भला हो अभी चुप बैठी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में भी है स्टेट मैटर है, स्टेट जैसा चाहे तो चाहे, स्टेट जैसा चाहे। लेकिन जब हर जगह बांटने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है और किसी कीमत पर बांटने की प्लानिंग हो चुकी है, तो कम से कम जो इनिशिएटिव आप अभी शुरू कर सकते हैं वो तो कर दीजिए महाराज। सीए में किसी तरह का कट ऑफ डेट हिंदुओं के लिए नहीं रहना चाहिए, और मैं सिर्फ हिंदू नहीं कह रहा हूं, उसमें मुस्लिम को छोड़ के बाकी सारे अल्पसंख्यक शामिल है ना, पड़ोसी देशों के जितने हैं जहां जो जनमिल्ली हैं भाई साहब, उसमें बौद्धों को रखिए, उसमें जैनियों को रखिए, उसमें पारसियों को रखिए, उसमें वहाबियों को रखिए, उसमें सबको रखिए, हिंदू को भी रखिए, कट ऑफ डेट समाप्त कर दीजिए। आप ऐसा क्यों मान रहे हैं, ये कितना अमानवीय है भाई साहब कि एक कट ऑफ डेट के पहले जो है वही परसुकेट होगा और बाकी नहीं होंगे। आज कट तो रहा है भाई साहब, क्यों कट ऑफ डेट रखे हुए हैं? कट ऑफ डेट नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले ये काम आप करिए, कम से कम जो कटने के मुहाने पर खड़े हैं उनको बचा के भारत में ले आइए, आने का रास्ता खोलिए, दरवाजे खोल के रखिए। और आपने जो कहा कि अब रिक्लेम करने की आवश्यकता है, मैं बहुत ज्यादा निराशावादी भी नहीं होऊंगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह में आके मैं ये भी नहीं कहूंगा कि कल एक 4 ढेला हम और वे लोग चल के फेंक देंगे तो इंडिया विल बिकम हिंदू राष्ट्र। नहीं होगा, ये दीर्घकालिक एजेंडा है, दीर्घकालिक कार्यक्रम है। लेकिन अब सिर्फ इतना नहीं कहना है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम हिंदुओं के देश हिंदुस्तान भारत के वासी हैं और यह हमारी अपनी जमीन है। अरे सीखना हो तो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं ना पड़ोसी बांग्लादेशियों से। वो कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, हम यहाँ के नेटिव हैं, तुम अपनी जानो।
तो निश्चित रूप से दोनों चीजें एक साथ, देखिए व्यवहारिक कुछ तबे निकल के आएगा, नारा लगाने से कोई फायदा नहीं है, हम लोग वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे, नहीं हमें दे दो तुम, वो नहीं होगा। उससे व्यावहारिकता तो बहुत ही जरूरी है, और व्यवहारिकता यही है कि आप कम से कम, अगर आपने ये बड़ा काम किया है सीए, तो उसको सारे नाखून सारे औजार दे दीजिए, कोई कट ऑफ डेट मत रखिए। अगर रात के 12 बजे किसी भी कैलेंडर की तारीख को दुनिया के किसी हिस्से में हिंदू को डर लगता हो, तो वो एक टिकट कटाए और भारत चला है, ये अधिकार दीजिए उसको। और उसके हाथ में सीए का फॉर्म रखिए नागरिकता, और वो नागरिकता के लिए अप्लाई करे, लिबरल होइए, उसको नागरिक बनाइए। और इसके साथ ही आप एनआरसी को जल्द से जल्द लागू कीजिए, और जितने भी अवैध इधर उधर के लोग हैं उन सबको निकाल बाहर कीजिए। तो दर्शकों, फिलहाल दीजिए इजाजत। अवनीश भाई, आखिरी सेंटेंस, क्लोजिंग रिमार्क्स के साथ आप विदा ले सकते हैं। बस वही कह रहे हैं, अरे आप एनआरसी लेते आइए, निकालने वाली जो बात होती है ना कि खोज खाज के निकालना, अरे छोड़ दीजिए ना। आप जैसे ही हाजिरी लेना शुरू करेंगे, गैर हाजिर का पता लग जाएगा, जो स्कूल में बिना नाम लिखाए ससुरा जो है क्लास में घुसा हुआ है, मिड डे मील चाप रहा है। आप एनआरसी बनाइए, अपने आप पता लग जाएगा। निकालना शुरू भी हो गया है, राज्यों से तो निकालना शुरू हो गया है, कुछ राज्यों से, और कुछ राज्य जो पनाहगाह हैं वो निकालेंगे नहीं, तो उनको एनआरसी के जरिए निकालिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 2 बार मैं कह चुका हूं दर्शकों से कि हम लोग क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों, यही था क्लोजिंग रिमार्क। थैंक यू वेरी मच। अवनीश भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार भैया लोग भाई।